Good morning friends, myself Abhishek Bharti. I'm ex-education director of GRDS Institute. आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जहां हम बात करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एग्जैक्टली वो कौन से ऐसे बातें हैं, वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इसे इतना बेहतरीन, इतना यूनिक बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस कड़ी में सबसे पहला जो फीचर है वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हम सभी जानते हैं भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली जब ये इवॉल्व हुआ था 1949 में, तो इसमें अराउंड 395 आर्टिकल्स थे जो कि डिवाइडेड थे 22 पार्ट्स में, और इसमें 8 शेड्यूल्स हैं। थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, गवर्नमेंट को जिस हिसाब से नीड हुई कुछ चीज़ें लाने की, कुछ चीज़ें हटाने की, उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए इसमें, और कई सारे चेंजेस, बदलाव, परिवर्तन लेकर आए इसमें। आज इन्हीं परिवर्तन के साथ में इसमें 465 से ज़्यादा आर्टिकल हैं जो कि 25 भागों में डिवाइडेड हैं, और अराउंड शेड्यूल्स भी 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। वहीं जब हम बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं एग्जैक्टली जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक स्ट्रक्चरल वे में, एक बुक फॉर्म में उसे हम कंपाइल कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसका बेस्ट एग्जांपल है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पर जब हम बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जो एग्जैक्टली बुक फॉर्म में नहीं है। दे आर लॉज ऑन पेपर, वो पेपर पे लॉ हैं, रिटन भी है, बट एग्जैक्टली दे आर नॉट इन अ कोडिफाइड, इन अ स्ट्रक्चरल वे में एक नहीं है, जो कि क्या कहते हैं बुक फॉर्म में कंपाइल नहीं किए गए हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटेन एंड इजराइल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जैक्टली एक परफेक्ट ब्लेंड मिलता है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। अगर गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इजी तौर पे भी उसमें कुछ बदलाव कर सकती है, ऐसे प्रोविज़न्स भी हैं कुछ भागों में। वहीं पर कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर गवर्नमेंट को बदलाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर मैनर, एक प्रोसीजर दे रखा है आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 गवर्नमेंट को 2 तरीके देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के। पहले प्रोसीजर में है कि एक बिल जो पार्लियामेंट में लाया जाएगा उसे 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, फिर रेक्टिफिकेशन होना चाहिए हमारे प्रेसिडेंट साहब का। वहीं पर जब हम सेकंड प्रोसीजर की बात करते हैं, सेम प्रोसीजर 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से उसे पास होना चाहिए। उसके साथ ही उस पे क्या कहते हैं, जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं उसके हाफ ऑफ द स्टेट्स को रेक्टिफाई भी करना चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल बना देता है इन प्रोसीजर्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम की, तो फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर जो है शेयर होती है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है जब कोई बड़ा सा राज्य जो है वो विघटन होके क्या कहते हैं छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है और एक संघ बनाता है। जैसे कि इंडिया एक बड़ा सा राज्य था, वो छोटे छोटे से स्टेट्स में बढ़कर अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग की उस जो गवर्नेंस है उसे और इजी फॉर्म में उससे जो है गवर्न किया जा सके। तो इंडिया ने एक संघ बना लिया जिसे हम यूनियन भी कहते हैं। एग्जैक्टली इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट से। वहीं पर ऑन द अदर हैंड जो यूएस में है, जहाँ पर छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा सा संघ बनाते हैं, तो वहाँ पर राज्य ज़्यादा पावरफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट से। और यहाँ ऐसी जगहों पे ही, ऐसे मतलब स्टेट्स में ही दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, क्योंकि स्टेट्स को कभी भी जो संघ है उससे अलग होने का एक तरह से क्या कहते हैं उनके पास में पावर होता है। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ रिटन है, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू ससीड। भारत जो कि राज्यों का संघ है और राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं इसका नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फीचर हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। इसे हम एक तरह से ये भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है।
इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है, लाइक जो उसमें दो एग्जीक्यूटिव हेड्स प्रेजेंट होते हैं। एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है जो कि प्रेसिडेंट, और दूसरा जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्राइम मिनिस्टर, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव हेड है इंडिया में। वहीं पर ऑन द अदर हैंड जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट सर्वोच्च होते हैं, जबकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फंडामेंटल राइट्स। एग्जैक्टली पार्ट 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 to 18 है, राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 to 22 है, वहीं पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है जो कि आर्टिकल 23-24 है। नेक्स्ट राइट जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हम कोई सा भी जो में रिलीजन है उसे हम फॉलो कर सकते हैं। इट मीन्स स्टेट कुछ भी इंटरवीन नहीं करेगा हमारे इस पर्टिकुलर मामले में, जो कि आर्टिकल 25 to 28 है। उसके बाद की सर्टन माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कहलाते हैं, आर्टिकल 29 to 30। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो राइट्स हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। इट मीन्स कि हमारे अब जितने भी दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करते सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, जो कि स्टेट को उसकी के अकॉर्डिंग काम करने को कहता है कि एग्जैक्टली आप किस टाइप से स्टेट को गवर्न कर सकते हैं। ये वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करता है, एग्जैक्टली सोसाइटी एज अ होल को लेकर चलते हैं, तभी ये जैसे कि फंडामेंटल राइट्स न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है आर्टिकल 32 में, जबकि DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये कैसे आइडियाज़ हैं, जो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक इस तरह का आइडिया प्रमोट करते हैं कि जो सोशल जस्टिस को और इकोनॉमिक जस्टिस को हम डेमोक्रेसी में प्रमोट कर पाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज़। एग्जैक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। ये जब 1974 में जब दंगे हुए 1975 के आसपास में, तब गवर्नमेंट को नीड हुई कि भाई कुछ ऐसा लाना चाहिए हमें जो गवर्नमेंट ही अपनी ड्यूटीज़ को समझे, जो वहाँ पर रह रहे सिटीजन्स हैं वो भी अपनी ड्यूटी को समझे। तो सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी को अपॉइंट किया गया था। ओरिजिनली सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किए थे 8 ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था, पर भारतीय संविधान में 10 ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। लेटर काफ़ी बाद में एक तरह से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा एक ड्यूटी और जोड़ी गई थी, जो कि है 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स और उनके गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उनको फ्री में जो शिक्षा मिल रही है उस शिक्षा को प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। भारतीय संविधान का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। एग्जैक्टली जब हमने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो लेक्चर में बात की थी कि USA जैसे स्टेट में डुअल नागरिकता है, वहीं पर इंडिया जो कि यूनियन है जहाँ पर सेंटर ज़्यादा मजबूत है, तो यहाँ पर एक सिंगल सिटीजनशिप है। अगर हम यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान कर देते तो शायद स्टेट्स अपने आप को राज्य से अलग समझने लगते। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का ही एक प्रोविज़न था। हालांकि कुछ टाइम पहले तक यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में अलग नागरिकता का प्रावधान था, बट अभी प्रेजेंट टाइम में उस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।